वाले भी लाइक नीचे वड़ा पाव का ऊपर मारो बोले। ओके, कारो कारो बेसिकली किसको किसको अब कंपल्सरी एप्लीकेबल है? पब्लिक, लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं, पब्लिक। हाँ, और किसको किसको एग्जाम्प्ट है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, ओपीसी, स्मॉल। और प्राइवेट में एक एक 10। ओके, मेमोरी टेक्निक क्या थी? फील द सीएस, उड़ी बाबा, निधि, फ्रॉड निधि, रिलेटेड पार्टी निकली। एफ, फिक्स एसेट्स। आई, एल, लोन्स, अपन जो दे रहे। एल, लोन अंडर सेक्शन 185 186। फील द डी, deposits under section 73 to 76. Fill the C, cost of 148 subsection 1. Yes, statutory dues. Udi Baba U. Undistributed income tax section 43. Udi D. Loan and borrowings. I. IPO. Udi Baba fraud. Fraud. निधि, निधि कंपनीज, रिलेटेड पार्ट। ओके, हाँ, तो उसके नीचे का भी याद करने गए ना बाद में। हाँ, तो IAS टू NRC रेजिग्नेशन करो, अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। तो IAS कलेक्टर साहब NRC के अगेंस्ट जो लोग बोल रहे थे, CA NRC, उसके अगेंस्ट जो लोग बोल रहे थे उनको क्या बोले? IAS टू NRC, एक तो रिजाइन करो, नहीं तो तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। तो तुम्हारे ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे, हाँ ठीक है, निकल भी नहीं पाएंगे। तो चलो, फर्स्ट वड़ा पाव के अंदर जो चटनी आ रही ना वो वही है। हाँ, सो क्या था? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पहले इन्वेंटरीज चेक करो कि जितने फिक्स एसेट थे उतने मैच होने चाहिए। 10% से ज्यादा अगर वैल्यूएशंस चेंज करे तो वैल्यू का रिपोर्ट होना चाहिए। बेनामी है तो उसको अलग से बोलो। मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो रिपोर्ट करना, ये सब चीजें। सेकेंड, स्टॉक के केस में भी सेम करना है। 5 करोड़ के ऊपर का लोन रहा तो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाना चाहिए और वो बैंक से मैच होना चाहिए। फिर लोन दे रहे तो कितने सब्सिडरीज वगैरह को दिए, कितने बाकी लोगों को दिए, उसका बाइफिकेशन लिखो। प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज नहीं होना चाहिए। उसका रीपेमेंट का शेड्यूल होना चाहिए। अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो तो प्रॉपर एक्शंस लिए क्या, वो देखना चाहिए। फिर रीजनेबल स्टेप्स ऑफ रिकवरी दिया है क्या। लोन रीपेमेंट के लिए फ्रेश लोन नहीं देना चाहिए। हाँ, फिर लोन अंडर सेक्शन 185 186, तो कौन से पर्सन को लोन देना अलाउड नहीं है, तो उसकी लिस्ट है, या कितना अमाउंट मैक्सिमम देना अलाउड है, तो उसका एक रजिस्टर है, वो मेंटेन करना चाहिए। तो वो देखो। पब्लिक डिपॉजिट के सेक्शन 73 टू 76 फॉलो होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो देखो कि NCLT या कंपनी लॉ बोर्ड का अगर कुछ एक्शन लिया, कुछ ऑर्डर है, तो फॉलो हो रहा है क्या। कॉस्टिंग रिकॉर्ड 35 करोड़ के ऊपर सेल है तो मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन हो रहे कि नहीं वो देखो। गवर्नमेंट की ड्यूटीज एंड पेनल्टी है। डेटर लिस्ट फुकट में गवर्नमेंट तुमसे बनवा के ले रही है। अगर उसके अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट है तो मेयर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ डिस्प्यूट। कोर्ट के अंदर पैसे डिपॉजिट होने चाहिए, वो डिपॉजिट हुए क्या। इनकम टैक्स के रेट के अंदर या कोई स्कीम के अंदर डिक्लेरेशन हुआ है तो कितना अमाउंट डिक्लेयर करे खुद से, तो वो बोल दो यहाँ पे। कंपनी छुट्टी निकली तो वो देखो विलफुल डिफॉल्टर है क्या। शॉर्ट टर्म फंड लॉन्ग टर्म के लिए यूज हुए क्या, जिस पर्पस के लिए लेते उसी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं क्या। जॉइंट कंपनी लोन ले रही, सॉरी हेड होल्डिंग कंपनी लोन ले रही सब्सिडरी के एसेट रख के, या सब्सिडरी लोन ले रही होल्डिंग कंपनी के एसेट रख के, ऐसा क्या सिचुएशन है वो देखना है। अभी 10th पॉइंट शुरू हो रहा है शायद। Whether money raised by way of IPO or for FPO during the year were applied for the purpose for which those are raised. जिस पर्पस के लिए IPO मनी तुम मांग रहे हो उसी पर्पस के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
आईपीओ रेज करें, आईपीओ रेज करने के बाद क्या बोले, आईपीओ क्यों चाहिए, ब्रांचेस ओपन करनी है, मशीनरी खरीदनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी करनी है, ये सब के लिए आईपीओ लिए। और जैसे आईपीओ आया, डायरेक्टर फीस 800 करोड़ ऐसा करके डेबिट मार दिए, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा, आईपीओ के पैसों का वो कोई मिल गया जैसा। मेरे शक्तियों का इस इंसान को जानते हैं, पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा। अभी ही इज सीईओ और इसकी सैलरी कितनी है, 4 करोड़ पर एनम, और ईसॉप विसॉप शेयर्स वगैरह अलग। ठीक है, इतनी मोटी मोटी सैलरी उठा रहा है और लॉस मेकिंग कंपनी है, और जो ऑलरेडी शेयर होल्डर के 70-75% पैसे खा गया, तो 2200 रुपए का शेयर अगर 500 के ऊपर आ गया, 75% वेल्थ गया, और ईशाना 4-4 करोड़ रुपए उठा रहा, तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली नहीं सॉरी, तो आईपीओ के पैसे के तुम क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईपीओ का पैसा तुम कहीं और लगा रहे हो जहां पे नहीं जाना चाहिए, तो वो यूटिलाइजेशन चेक करना चाहिए। तो अपना ये मेन काम रहता है। लोन का भी यूटिलाइजेशन चेक करती बैंक। If not, the delays together with the delays and the defaults and subsequent rectification, if any, as may be applicable to be reported. Whether the company has made any preferential allotment or a private placement of shares or convertible debentures, fully, partially or optional convertible during the year. तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता, सेलेक्टेड लोगों को ही एप्लीकेशन होता है और उनको ही दिया जा सकता है। During the year, and if so, whether the requirement of section 42 and 62 of the Companies Act have been complied with, and funds raised have been used for the purpose for which funds are raised. जिस पर्पस के लिए थे उसी पर्पस के लिए पैसे यूटिलाइज होना चाहिए। क्या है, हाँ, ओके, if not, provide the detail in respect of the amount involved and the nature of non compliant, तो वो देखो, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है आईपीओ का। नेक्स्ट, आईपीओ के बाद उड़ी हो गया फ्रॉड। फ्रॉड का तो अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, याद है कि 1 करोड़ कम ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑफ द, हाँ, अगर मिला, नेचर में कितना इन्वॉल्व है, सबसेक्शन 12 ऑफ 143, तो ये पूरा फ्लो चार्ट पूरा याद है ना, उसको फॉलो करना है। Whether the auditor has considered whistleblower, who is whistleblower? Yes, जिसने काढ़ा की, हाँ, तो जिसने मुंह खोला इसकी वजह से फ्रॉड खुला, उसको बोलते विजल ब्लोअर। हाँ, लिखो, इसके आंग में बहुत, नहीं, काढ़ा थी, चुल मची थी, जिसने फ्रॉड के बारे में बोला। इज्जत में लिखने का है तो, अगर अगाऊ लिखने का है तो इसके आंग में काढ़िया रहती, हाँ, इसने काढ़ा की। ओके, 12th point. Whether Nidhi company has complied with the net owned funds to deposit in the ratio of 1:20 to meet out the liability. Net owned funds to deposit ratio 1:20 मतलब कि जो निधि कंपनी समथिंग लाइक बैंक होती है, जैसे कंपनी में एनबीएफसी, हाँ, सेविंग प्रमोट करने के लिए छोटे छोटे, तो मैक्सिमम कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते तुम, तुम्हारे कैपिटल के 20 गुना, उससे ज्यादा नहीं। 1:20, तुम्हारा कैपिटल 1 करोड़ है तो तुम 20 करोड़ तक के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये डिपॉजिट लेके गुल हो जाएंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं होना, इसके लिए। वेयर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज। हो गया, एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स 2014 टू मीट आउट द लायबिलिटी। तो अनएनकम्बर्ड असेट या डिपॉजिट्स मेंटेन किए हैं क्या,
मतलब 10% कभी भी फ्री चाहिए पैसे कौन सी भी चीज के लिए देने के लिए, तो वो प्रोविजन फॉलो हो रही क्या? वेदर देयर हैज बीन एनी, तो ये इधर क्यों कवर हो रहा? क्योंकि ये आरबीआई में कवर नहीं होता रहेगा, तो आरबीआई में नहीं हो रहा तो भाई थोड़ा सा इधर से कंट्रोल करने की कोशिश। वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट देयर ऑफ एनी पीरियड, इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ। अगर इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे या रिपेमेंट नहीं दे पा रहे मतलब इस कंपनी में प्रॉब्लम आ चुका है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा, उसके लिक्विडेशन प्रोसीजर्स वगैरह सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए, क्योंकि अगर एक आधे बैंक ने तुमको इंटरेस्ट नहीं दिया मतलब, अरे भाई बैंक इंटरेस्ट नहीं दे रही मतलब कुछ तो अंदर लफड़ा चल रहा है, इतना पैसा होने क्या, तो कैसे क्या नहीं दे रही है लोग, ठीक है। तो निधि कंपनी के रिलेटेड जो छोटे मोटे चीजें 1:20 है 10%, ये दो चीजें तुमको याद रखनी जो चेक करनी है। हाँ, निधि फ्रॉड निधि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तुम्हारे एएस 18 में भी पड़े रहेंगे, कंपनीज एक्ट में भी पड़े, ऊपर नीचे अज्जू बज्जू पिच्चू सब स्टेप डॉटर और दो भाभी एंड जिज्जू रिलेटिव नहीं आते, घर पे जाके नहीं बोलना। हाँ। हाँ। वेर वेदर whether all the transactions with the related parties are in compliance with the section 177 and 188। तो जो सेक्शन 177 एंड 188 के रूल्स है कि उनके साथ के ट्रांजैक्शंस लिख के रखो, आर्म्स लेंथ प्राइस चेक 5% ऑफ द टर्नओवर या 20% ऑफ द कैपिटल के ऊपर जब जाते हैं तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही उनके साथ के ट्रांजैक्शन तुमको अलाउड है। तो वो जो भी रूल्स है 177 या 188 के वो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कहीं का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता रिलेटेड पार्टीज का, उसके साथ के ट्रांजैक्शन उस रजिस्टर में लिखने पड़ते। अगर रजिस्टर में जाने के बाद वो 5% ऑफ द टर्नओवर या 20% ऑफ द कैपिटल के ऊपर गए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, तो वो देखो वो सब किया है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो करो, एएस 18। नेक्स्ट आईएएस का आई, whether the company has internal audit system commensurate with the size and nature of business, proportionate। internal audit system, what is internal audit? impressed। हाँ, तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जब भी पेपर तुम सबमिट करते हो, तुम्हारा आंसर शीट अगर तुम्हारा 15-20 मिनट पहले हो गया तो फिर क्या करना पड़ता, तुम चेक करते खुद से कि सब कुछ बराबर लिखा है, फॉर्मेट किया है, अंडरलाइन प्रेजेंटेशन। हाँ, किसमें चुल मची थी ज्यादा, तेरे में ना जब, हाँ हाँ, तेरे को जाना पड़ता, आगाऊ मस्त है इसलिए नहीं करना। अबे पैसे तो लेके जा। कितने बोले थे? हाँ। हाँ, इंटरनल ऑडिट सिस्टम जैसा आंसर शीट तुम सबमिट करने के पहले एक बार चेक करते हो सब कुछ सही है कि नहीं, वैसा ही इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनी बाहर वाले से ऑडिट करवाने के पहले क्या करेगी, खुद से ही एक बार चेक करेगी कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो एक अंदर का ही होता है। तो जनरली बैंक क्या करती है, उनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं बैंक के, उनको इंटरनल ऑडिटर बोल के अपॉइंट कर देती है, क्योंकि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको तो काम धंधा है नहीं, कम भाव में मिल जाते हैं, और ऊपर से उनको सब एक्सपीरियंस रहते हैं कि एम्प्लॉयज के अंदर कितने काढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद रह चुके हैं ना, तो उनको सब पता है। अभी उनका हो गया, अभी दूसरे की वाट लगाने की है। और बूढ़े लोगों में सबसे ज्यादा ये रहता कि अपना तो हो गया, अभी इनकी वाट लगाने की है। एग्जाम्पल लिखो, इन केस ऑफ बैंक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स आर द ऑडिटर्स। शादियों में सबसे ज्यादा लफड़ा करने वाले बूढ़े लोग रहते हैं, अपने जैसे यंग वाले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हाँ ठीक है इतना क्या है, बिना इनविटेशन के शादी में जाते तो बाकी क्या है।
यस, जरूरी नहीं है। क्योंकि इंटरनल ऑडिटर तुमको कंपलसरी नहीं किया गया है कि मतलब सेक्शन वाइज कर रहे अपॉइंटमेंट, तो उसके रूल्स देखेंगे, ऑडिट कमेटी के रूल्स। जनरली इंटरनल ऑडिटर कोई भी रह सकता जिसको उसका नॉलेज है। चुप, नाम के लिए ऑडिट मत कराओ, साइज के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। Whether the reports of an internal auditor for the period under the audit considered by the statutory auditor, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के पहले रिपोर्ट्स पढ़ता है, क्या क्या गलतियां निकाली थे इंटरनल ऑडिटर ने, फिर उन्होंने इसको सही किया क्या, वो सब। बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट को रेडीमेड मिल रहा सब माल, उसने गलतियां निकाली चाहिए, मिल गई, अपने को क्या है उसको यूज करने का। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर बड़ा है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बड़ा है? हाँ, ये याद रखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अवधि में बड़ा है, इंटरनल ऑडिटर कम है, बट डिटेल में इंटरनल ऑडिटर करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कम डिटेल काम करता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को बहुत टाइम और बहुत ज्यादा चेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसको डिटेल बहुत टाइम है, पूरा चेक करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को टाइम नहीं रहता, ऊपरा ऊपरी सब चेक करता है। नेक्स्ट, आई ए, whether company has entered into a non-cash transactions with the director or a persons connected with him. If so, whether the provision of section 192 of Companies Act have been complied with. तो बेसिकली तुमको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बिफोर द ट्रांजैक्शन। अभी ये क्या होता है कि नॉन नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर, कोई चीज का एक्सचेंज हुआ या कुछ हुआ, तो बेसिकली डायरेक्टर कौन बन जाता है? इंटरेस्टेड पार्टी होती है। इंटरेस्टेड पार्टी मतलब कंपनी का ट्रांजैक्शन उसके साथ हो रहा है, रेजोल्यूशन पास करना है, खुद को ही कॉन्ट्रैक्ट देने का है, हाँ दे दो, तो वो तो गलत हो गया ना। तो उस वो अब्सेंट रहेगा उस जनरल मीटिंग में, या फिर मीटिंग में वो वोट नहीं कर पाएगा, बाकी लोग वोटिंग करेंगे और डिसीजन लेंगे। तो ट्रांजैक्शन लेने के पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टर कंपनी का पैसा या कंपनी के कॉन्टैक्ट्स को कैसे भी यूज करेंगे। ठीक है, ए कैसे आया फिर वो? ओ हो, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, एनआरसी का नॉन कैश हो गया, मैं वही कंफ्यूज हो गया, ए कैसे आया। हाँ, एनआरसी का नॉन कैश सेक्शन अंडर सेक्शन 192, एनआर आरबीआई का whether the company has required registration under 45 IA, उधर लिखो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आंदो ना तुम्हारे तक आंदो, ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रखना है प्रोपोर्शनेट। अरे अन्नदान है, कुछ नहीं होता बांटने का, उसमें क्या है, शादियों में नहीं बांटे, बुलातेच काय को तुमको शादियों में। हाँ, 45 IA एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, उसके सिवा बैंकिंग काम नहीं कर सकते। एनबीएफसी का एग्जांपल, हाँ लिखो, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। हाँ, गलती से भी दो ढापे और मेरे को नहीं मिला। नहीं, मजाक कर रहा है, कोई ढापता नहीं, मेरे को पता है। क्यों, बाद में पार्टी नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ, तो एनबीएफसी अगर काम कर रहे हैं तो पहले आरबीआई से परमिशन लो। Whether the company has conducted any non-banking financial or housing finance activity without valid certificate of registration from Reserve Bank of India, तो तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, whether the company is a core investment company, core investment company, हाँ 90% काम उसका इन्वेस्टमेंट में चाहिए, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। We are back after the commercial small break. हाँ, एम्प्लॉय नहीं है, कस्टमर वेलफेयर। तो
एनबीएफसी कंपनी का, हाँ एनबीएफसी का काम करे तो पहले सर्टिफिकेट लो। अगर बिना सर्टिफिकेट लिए काम कर रहे एनबीएफसी जैसा, गोल्ड लोन ले रहे, हाउसिंग लोन दे रहे, तो गलत है, तुमको रिपोर्ट करना है। सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका 90% ऑफ द कैपिटल वो इन्वेस्टेड है किसमें, शेयर्स, डिबेंचर्स में या ग्रुप कंपनीज में। तो सीआईसी का लिखो बाजू में 90% इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिबेंचर्स, ईटीसी। हाइलाइटर से नहीं रे, पेन से। उसको नहीं, उसको बोल रहा हूँ, हाँ। As defined in the regulations of RBI, if so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC, तो CIC का 90% वाला criteria still maintain कर रहे हैं, हाँ। And in case the company is exempted from unregistered CIC, whether it continues to fulfill such conditions, हाँ। अगर 100 करोड़ के नीचे का तुम्हारा असेट साइज होता है तो फिर तुमको एग्जम्प्ट होता है सीआईसी से। तो देखो कि अभी भी वो 100 करोड़ के नीचे का ही है क्या, नहीं तो 100 करोड़ के ऊपर चला गया तो सीआईसी में आके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो दोनों भी। Whether the group has more than one CIC as a part of its group, if yes, indicate the number of CICs which are the part of group। जैसा टाटा, टाटा ग्रुप है, ठीक है, मित्तल ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, तो वैसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो अलग अलग ग्रुप में कितने कंपनीज ऐसे जो सीआईसी है उसके नंबर लिखना है। नेक्स्ट, एनआर आरबीआई का हो गया सी, कैश लॉसेस, हाँ। एक मिनट शांति। नेक्स्ट, whether the company has incurred cash losses in the financial year and if in the immediately preceding financial year, if so state the amount of cash losses। cash losses का मतलब होता है लॉस माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के वजह से अगर लॉस हुआ तो वो नॉन कैश माना जाता है, ठीक है। तो लिखो लॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अगर कैश लॉस हुआ है मतलब कंपनी जेन्युइनली प्रॉब्लम में है, मतलब जितना पैसा है उससे कम पैसा हो गया कंपनी का। अगर लॉस है और वो डेप्रिसिएशन की वजह से, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कैपिटल एटलीस्ट उतना तो है, उससे गड़बड़ नहीं हुआ। कैश लॉस मतलब जितना कंपनी का कैपिटल था वो कम कम होते जा रहा है। नेक्स्ट, एनआरसी के बाद अपन आए थे रजिस्ट्रेशन, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। Whether there has been any resignation of a statutory auditor during the year, if so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objection and concerns raised by the outgoing auditor। तो resignation, auditor resign कब करता, कोई भी ऑडिटर, कुछ तो लफड़ा है, तो रेजिग्नेशन के रीजंस लिखो भाई। स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन कर रहा है मतलब फ्रॉड हुआ रहेगा, या कुछ तो मैनेजमेंट उसको टांग लड़ा रही है, याद है क्या कुछ फर्स्ट चैप्टर, कि इस तरीके से काम नहीं करने दे रही जिस तरीके से वो ओपिनियन फ्रीली दे सके। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे लिखना है रेजिग्नेशन का। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज, एडिक्विटी, लिक्विडिटी, एडिक्वेट लिक्विडिटी। फाइनेंशियल रेशियोज, रेशियो चैप्टर एफएम, वर्किंग कैप, करंट एसेट, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, हाँ, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसमें नहीं आता। अपने को लिक्विडिटी चेक करनी है। लिक्विडिटी में करंट रेशियो आता, एसिड टेस्ट रेशियो एक आता है, इंटरवल मेजर एक आता है, ठीक है। हाँ, इंटरवल मेजर कितनी कैश बैलेंस है डिवाइडेड बाय डेली कैश एक्सपेंसेस, हाँ। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, एजिंग मतलब डेटर्स कितने दिन से पेंडिंग है, एजिंग के वहां पे अंडरलाइन करो और लिखो डेटर्स कितने दिन से पेंडिंग है, एजिंग। एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे जो भी कुछ भी है उनका कब सेल होने वाला है।
and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statement, auditor acknowledgement of the board of directors. हाँ, no material uncertainty exist. बेसिकली कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, बाजू में लिखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी कोई लाइबिलिटी तो नहीं जो 1 साल में आने वाली कंपनी नहीं दे पाएगी। क्या बोला? ऐसी कोई लाइबिलिटी तो नहीं जो कंपनी 1 साल के अंदर अंदर नहीं दे पाएगी। नाउ अंडरस्टैंड, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि लाइबिलिटी कंपनी 1 साल में नहीं दे पाएगी, ऐसा कोई अगर सिचुएशन बनता है तो वो गोइंग कंसर्न को इंपैक्ट करेगा। लाइबिलिटी आ गई और दे नहीं पा रही, इसका मतलब क्या है भाई? कंपनी पैसे नहीं दे पा रही, लाइबिलिटीज आर मोर देन द असेट्स, तो लिक्विडेशन इसको ही बोलते हैं ना। हाँ, तो गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है कंपनी का, लिखे क्या वहां पे गोइंग कंसर्न इंपैक्ट? ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट अमाउंट एज पर सेक्शन 135, 135 के हिसाब से सीएसआर करना चाहिए। सीएसआर पता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हर एक को एक काम होता है। क्या होता है कि भाई प्रॉफिट कमाना किसी इंसान का एक में वो क्या बोल सकते हैं उद्देश्य नहीं रह सकता है। तुमको सोसाइटी की तरफ कुछ कर्तव्य बनता है, तो तुम्हारा काम बनता है, तो जितना भी प्रॉफिट उसका 2% कंपलसरी तुमको डोनेट करना है। तो ऐसा बहुत बार कंपनी क्या करती है, 2% ना ठीक है, इस साल प्रॉफिट हुआ 100 करोड़, 2% 2 करोड़ एक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी, नेक्स्ट ईयर वापस 100 करोड़, 2 करोड़ ट्रांसफर कर दिए, पर उसको यूटिलाइज ही नहीं करे। ये गलत है कि जो तुम्हारा सीएसआर है वो कंपल्सरीली यूटिलाइज मतलब यूज होना चाहिए। ओके, समझे कि नहीं? हाँ, तो ये तुमको चेक करना है। अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट द कंपनी हैज टू ट्रांसफर द अनस्पेंट अमाउंट ऑफ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो लिख दो बाजू में, सीएसआर 2%, बाद में तुम भूल जाएंगे। सीएसआर का फुल फॉर्म तो पता है तुमको, है ना? 2 है कि 3 है? 2% है 3%? हाँ, इन कंप्लायंस विद द सेकंड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। हाँ, वाह वाह। तो बेसिकली साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो और वहां से यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर अनयूटिलाइज्ड है तो एक कारो में रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी तुमको ध्यान में आ रहा कि कंपनीज एक्ट में बहुत जगह प्रोविजंस लिखे। देखो 135 में लिखा, कभी 177, 188, 192, 45, अलग अलग सेक्शन से है पूरे कंपनीज एक्ट में। तो ऑडिटर क्या क्या याद रखेगा? इसमें से एक आधा भूलना पॉसिबल है, तो कारों में चेकलिस्ट बना बना के दे दी तो क्या हो जाएगा? वो नहीं भूलेगा वो चीज। Whether any amount remaining unspent under the section subsection 5 of 135 pursuant to any ongoing project, he has to transfer to special account in compliance with the provision of subsection 6. हाँ, तो सेपरेट अकाउंट फॉर 3 years, एक अलग से 3 साल के लिए उस अकाउंट में रखना पड़ता, वहां से तुमको वो स्पेंड करना पड़ेगा। एंड लास्ट but not the least, qualification adverse remark in caro by auditors in CFS, CFS consolidated financial statement। हाँ, तो बेसिकली हाँ, क्वालिफिकेशन ऑब्लिक एडवर्स रिमार्क्स मतलब मैंने क्या बोला था कि ये अपन बोले थे कि 21 जो है, पॉइंट नंबर 21, ये सीएफएस को किसी को भी एप्लीकेबल नहीं, पहले 20 पॉइंट, सिर्फ 21 पॉइंट सीएफएस को एप्लीकेबल है। ठीक है, तो 21 पॉइंट में क्या बोला है कि एक कंपनी है जिसके अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग कंपनी है, हर कंपनी का अपना अपना कारो बना रहेगा, कारो भी एक जगह आएगा। ठीक है, जब कारो एक जगह आएगा तो सब कारों का एक समरी होनी चाहिए, तो सब कारों की समरी किस में मिलेगी? 21 क्या, लिखो छोटे छोटे एक मिनट, हाँ, कंपनी के अलग अलग स्मॉल, एक मिनट,
टाटा एंड सन्स, टाटा एंड सन्स के कारों में, टाटा एंड सन्स के कारों में बाकी ग्रुप कंपनीज का, बाकी ग्रुप कंपनीज के, बाकी ग्रुप कंपनीज के कारों का समरी इसमें आएगा, कारों का समरी इसमें आएगा। Whether the auditors report the answer of any of the question referred, ये 21 पॉइंट जो पढ़े अभी अपन ने, इसमें से referred paragraph is unfavorable or qualified, auditor report shall also state the basis of unfavorable qualified answer। अगर तुम कौन से आंसर को निगेटिव में लिख रहे हो तो तुमको उसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों तुम निगेटिव बोल रहे हो। भाई ये CIC फॉलो नहीं कर रहा, रीजन कि 90% इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा कुछ। NBFC का काम कर रहे बट सर्टिफिकेट नहीं लिए, लिखो। IPO का पैसा गलत तरीके से यूज कर रहे, लिखो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिखो। जो जो चीजें गलत गलत हो रही है वहां पे लिख रहे तो उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। वेदर ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऐसा वर्ड के टाइम अपन ने पहले भी पढ़ा था, डिस्क्लेमर, अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, मैं नहीं दे पा रहा हूं। स्पेसिफाइड shall indicate such fact together with the reason, shall indicate such fact मतलब ऐसा लिखेगा कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा, डिस्क्लेमर भी लिखेगा कि आई एम अनेबल टू गिव द आंसर, वैसे लिखेगा वो। एज टू व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव द ओपिनियन ऑन सेम, और ऐसा क्यों नहीं है उसका रीजन भी लिखेगा। समझा? ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई सेक्शन या कोई चीज को अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, बीइंग एन ऑडिटर, तुम सस्ते में नहीं कटने वाले हो, 101% तुमको प्रॉब्लम्स होंगे, क्या पेनल्टीज लगेंगे वो सब देखने का है। सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट, पनिशमेंट्स फॉर कॉन्ट्रवेंशन। इफ एनी प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 139 टू 146, मतलब ये पूरे के, याद है क्या चैप्टर इससे शुरू हुआ था अपने, पूरे सीए के ऑडिट के रिलेटेड है। बोथ इंक्लूसिव इज कॉन्ट्रविंड मतलब कुछ टूटा, कॉन्ट्रविंड मतलब फॉलो नहीं करना। कंपनी हाँ, कंपनी शैल बी पनिशेबल, कंपनी इज पनिशेबल, fine which shall not be less than कितना 25,000 rupees but which may extend up to 5 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with the imprisonment for the term which may be extend up to 1 year, or with the fine in which he shall not be less than 10,000 rupees but which may extend up to 1 lakh both। मतलब अगर इसका कोई प्रोविजन नहीं हुआ तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 25,000 से 5 लाख, एंड ऑफिसर को 10,000 से 1 लाख प्लस जेल, फ्री फ्री फ्री, ऐसा लिखो बाजू में, शॉर्ट में तुमको हो जाएगा। 25,000 से 5 लाख कंपनी को, ऑफिसर को 10,000 से 1 लाख प्लस जेल भी मिल सकती है 1 साल का, मतलब 1 साल का रहना खाना फ्री और प्लस पैसे भी। If an auditor of a company contravenes any of the provisions of section 139, 143, ऑडिटर मतलब सीए को, सिर्फ कंपनी को नहीं ऑडिटर को भी, 139 डिस्क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस थे, 143 पावर्स, 144 जो काम करना अलाउड नहीं था, IIM में राड़ा है, याद आ रहा ना, अकाउंटिंग, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंटरनल कंट्रोल, मैनेजरियल सर्विसेज, हाँ, तो ये सेक्शन 144 एंड सेक्शन 145 ड्यूटी टू साइन एंड अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, तो ठीक है, तो वो सब सेक्शन 145 के अंदर है। तो तुमको 139, 143, 144, 145, अगर इसका ऑडिटर कोई तोड़ता है इसमें से कुछ रूल्स, auditor shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend up to 5 lakh, or 4 times the remuneration of auditor's fees whichever is lower, less 4 times, मतलब तुम्हारी फीस तो गई, हाँ, तो क्या हुआ है, ऑडिटर को कितना लग रहा, 25,000 से 5 लाख और 4 इंटू फीस,
लेस वाला। पंजन की आवाज तुमको भी आ रही क्या? ठीक है, मेरे को लगा मेरे को अकेले कुछ सुनाई दे रहे, लपड़ा हो जाएगा। इधर तो है नहीं फ्लोर, उधर से तो आवाज आ रही नहीं, बोला हवा में से आवाज कैसे आ रही? हाँ, it may be noted that if an auditor has contravened such provision knowingly, जानबूझ के आंग में काढ़ा, और willfully with the intention to deceive मतलब धोखा देना, cheat the company or a shareholder or a creditors or tax authorities, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend up to 1 year, or fine shall be less than shall not be less than 50,000 or 8 times the remuneration, और 25 लाख, विच एवर इज लेस। तो बेसिकली अगर तुम जाने अनजाने में करते हो ठीक है, जानबूझ के करते हो तो तुम्हारी पेनल्टी डायरेक्ट डबल हो रही है। ये ये 25,000 के 50,000 हो गए, 5 लाख के 25 हो गए, और 4 टाइम्स का 8 टाइम्स हो गया। कब? हाँ, अगर विलफुली करे। ये याद रखो कि पहले कभी भी कौन से भी एक्ट में सीए के लिए जेल नहीं थी, मतलब कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, अभी हर जगह जेल का प्रोविजन आ गया। ठीक है, पैसों की बात थी, टेंशन नहीं है, इधर उधर से कहां से तो मैनेज करके दे देंगे, निपट लेंगे। जेल के लिए लफड़े रहते हैं, ठीक है। और एक बार जेल हो गई तो ठीक है सर, कितना तो बोला, 1 साल निकाल लेंगे। हाँ हाँ, पर ये याद रखो कि 1 साल खत्म होने के बाद 10 साल डिस्क्वालिफाइड है, कौन से भी कंपनी में, सिर्फ उस कंपनी में नहीं, अपना धंधा पानी भी गया, 1 साल गया सब। हम्म, तो ये सब चीजों का ध्यान रख के अगाऊ काम करने के पहले, अगाऊ काम करने के पहले 10 बार सोचना। अगर सपोज अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा तो करो। बेसिकली 20-25 करोड़ का ऑफर है, तुमको लग रहा जिंदगी सेटल हो जा रही, तो करो, ठीक है। काय को जाते हैं पाल बिटकॉइन में लेने का। हाँ, अभी क्या बोल के लिए तक क्या बॉन्ड पेपर पे साइन करके। हाँ, सो रिस्क लो, क्योंकि 10 साल का है, थोड़ा उसको बोलना सामने वाले को, देख भाई 20-25 करोड़ दे रहा क्या, तो मैं सोचता, वो बोला सर कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है, 20 करोड़ मैं तुमको कहां से दूं? तो बोलना चुप बैठ। हाँ, तो बेसिकली आगाऊ लपड़े में नहीं पड़ने का है। हम्म, पूरा प्लान फेल हो गया। हाँ, एक चीज मैं पुणे में सीखा, बट ठीक है अभी ऑन रिकॉर्ड हो रहा तो होने दो, कि पहले मैं जैसा बोला कि पुराने एक्ट्स में किधर भी जेल नहीं था, सिर्फ एक ही एक्ट था जिसमें था, कस्टम एंड एक्साइज। एक्साइज एक्ट वाज द ओनली एक्ट जहां पे सीए को जेल टर्म थे, इनकम टैक्स में नहीं था, वैट में नहीं था, किधर भी नहीं था। कोई सीए इसके लिए काम ही नहीं करता था एक्साइज का। तो पुणे में एक सीए एक्साइज में काम किया। अभी एक्साइज वगैरह में बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि कंपनी रहती 400 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर, मतलब ऐसे बड़े बड़े कंपनी, तो गलत काम करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो सी भाई साहब ने किया ना काम, अभी कांड किए, पकड़ा भी गए, पकड़ने के बाद जेल गए। अब सब सीए लोग बोल दिए काय को अगाऊपना करने का, प्रोविजंस तब भी थे कि एक बार जेल हो गई तो काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बोले पूरी जिंदगी खराब। 6 महीने की जेल हुई थी उसको, तो 6 महीने की जेल हो गई, उसके बाद बाहर आए। बाहर आने के बाद सबको लगा इसका पूरा खराब, मजाक ने उसके ऑफिस के पीछे लाइन लग गई क्लाइंट्स की, बोले ऐसा सीए बोला जेल को जाने को रेडी है, इससे भारी सीए कौन मिलने वाला है बोले अपने को। तो बोले साइन कौन करेगा, तो वो बोल रहा अपना तो गया, कोई भी सीए से साइन करा लेंगे, बोले उसमें क्या है, बोले ये भाई साहब डेयरिंग वाला इंसान है, बोले वी लिव इन इंडिया जहां पे जैसा सोचते उसका एग्जैक्ट उल्टा होता। उसकी प्रैक्टिस 8 गुना हो गई। हाँ, और वो 2 बार जाके आया। अब वो लगा ऐसा मार्केट में न्यूज है, 2 बार जेल गया से बोले, इसके पास जाने का बोले कुछ थोड़ा हुआ। एडवर्टाइजमेंट स्टंट हो गई। हाँ, विजिटिंग कार्ड पीछे पलट के 2 बार जेल।
अरे तो वो प्रैक्टिस करना मतलब क्या, साइन करना अलाउड नहीं है, वो किधर भी साइन नहीं कर रहा, हो गया। हाँ, श्श, हाँ। Whether an auditor has been convicted under the subsection 2, he shall be liable to, मतलब अगाऊपना करे, जेल हो गई, refund the remuneration received by him to the company, पेनल्टी तो लग गई, जो पैसे मिले थे फीस बोल के वो भी गए, or pay or damages of the company's statutory bodies or authorities to the member and creditors of the company, loss arising out of the incorrect or misleading statement। ये समझ रहा तुमको, मजाक मजाक में रजाक हो गया कि उसको मेंबर्स, क्रेडिटर्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज का जो भी लॉस हुआ उसके वजह से, इमेजिन करो शेयर मार्केट गिर गया इसके लफड़े की वजह से, निकालो क्वांटम ऑफ द लॉस, शेयर होल्डर्स इतना पैसा इसको पर्सनली भरने का है, इंसॉल्वेंट कंपनी का लॉस इतना, ये अकेला इंसान क्या तो दे पाएगा, गया। तो गलती से भी दिमाग में मत लाओ कि अगाऊ कामों पे अपन सिग्नेचर देंगे। The central government shall by notification specify any statutory body or authority of an officer for ensuring the prompt payment of damages of the company of a person under subsection 1 to 3। मतलब prompt payment भी बोलेंगे, टाइम भी नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बोलेंगे जल्द से जल्द पैसे दो। हाँ, whether in case of audit of a company being conducted by an audit firm, it is proved that the partner conducted by the audit firm, it is proved the partner or partner audit firm, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही, has or have acted in fraudulent manner or abetted colluded in a fraud by the relation by the company or its auditor with the officers and blah blah blah, मतलब पार्टनर्स मिलके कंपनी के साथ उनके डायरेक्टर के साथ मिलके, हाँ, whether civil or criminal as per in the act or any other law in being forced, such shall be the partners or the partners concerned, partner or the partners concerned of the firm and of the firm jointly and severally, मतलब jointly and severally, अब वो मेरे को बोलो चार पार्टनर है, दो लोग मिलके कांड करे, तीसरे चौथे को पता नहीं, गया, तीसरे चौथे को भी, अभी इनको दो लोग को जेल हो गई, अब इनको भी जेल, फर्म ने लफड़ा करा। तो याद रखना कभी भी जॉइंट एंड सेवरल के अंदर पैसों के बारे में जॉइंट एंड सेवरल होता है, जेल नहीं, 1 साल की जेल, हाँ, 2.5 3 महीना तो 3 महीना तो 3 महीना तो 3 महीना तो, ऐसा नहीं होता है। तो it may be noted that in case of criminal liability audit firm in respect of the liability other than fine मतलब जेल, concerned partners who have acted in a fraudulent and abated colluded shall only be liable। तो इसका मतलब क्या है, फाइन, पब्लिक पेनल्टी सब लोग देंगे, लिखना है ये सब लोग देंगे, एंड जेल सिर्फ, हाँ, अगाऊ सीए देगा, अगाऊ सीए जाएगा, पार्टनर नहीं, पार्टनर लिख के कट करो, फाइन पेनल्टी में सब लोग साथ में, जेल के केस में कोई भी साथ में नहीं रहेगा, झेपा 100%। तो फर्म को तुम क्या करना चाहिए, डिसॉल्व कर लो, ये पार्टनर दूसरी फर्म में ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो मैं क्या बोला था, पीडब्ल्यू से एक ब्रांड है, तो उसके नीचे की पार्टनरशिप फर्म अलग रहती है, तो जो कंसर्न सीए रहता उसको, उसका नेम स्ट्राइक ऑफ होता, वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती और बाकी पार्टनर्स मिलकर नई फर्म बनाएंगे, या तो किसी और को ज्वाइन करेंगे, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पर फाइन पेनल्टी के हद तक सबको देना पड़ेगा, समझा, कोनो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, दैट्स इट अबाउट कंपनी ऑडिट। एंड कंपनी ऑडिट
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मिनिमम 10 मार्क को तो आता, पहले 20 मार्क का था वेटेज, अभी 10 से 20 के बीच में कभी भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो मिनिमम 10 मार्क आता, लकी रहे तो 20 मार्क को। मैं लकी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ओवरऑल चैप्टर अभी तुम देखे तो ऐसा रट्टा मारने वाला पार्ट बहुत कम पार्ट है, थोड़ा लॉजिकल पार्ट है जिसमें तुमको याद रहेगा, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ कुछ याद रखने जैसे भी है, कुछ कुछ याद सेक्शन 144 आईएम में रड़ा है। ठीक है, कारो कारो पूरा याद रखने जैसा ही है, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो तुमको याद ही रखनी पड़ेगी। हाँ फटाफट ये लास्ट वाला याद करना अभी, IAS टू NRC याद करो। ब्रांच ऑडिट में ऐसे 600 थोड़ा सा पार्ट बचा था, शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसे 600 ब्रांच ऑडिटर, तो मेन ऑडिटर एक होता है जो कंपनी के हेड ऑफिस को ऑडिट कर रहा है, और एक ब्रांच को ऑडिट करने वाला ब्रांच ऑडिटर होता है। तो ऐसे 600 के हिसाब से जो हेड ऑफिस का ऑडिटर होता है वो बड़ा होता है, ब्रांच का ऑडिटर थोड़ा छोटा होता है। तो ब्रांच ऑडिटर को हेड ऑफिस वाला ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, इसको बोलते प्रिंसिपल ऑडिटर, इसको बोलते ब्रांच ऑडिटर या अदर ऑडिटर। तो इसको क्या करना चाहिए, उसके इधर एक मेन चीज है जो इसके लिए मैं पढ़ाया, वुड नॉर्मली एंटाइटल टू रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर। ऑडिटर ने कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया, उस पर भरोसा रखना क्या? यस, वो भी सीए है और तुम भी सीए, सीए सीए भाई भाई, फटर्निटी बिलीफ। ठीक है, तो उसके काम के ऊपर तुमको काम पे भरोसा रखना है, एंड कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस आए तो ही तुम उस पर डाउट लेना, अदरवाइज उसका काम एक्सेप्ट कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। और उसको एडवाइस दो कि कोऑर्डिनेशन करो, प्लान करो, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें है। इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन मतलब होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग जैसा, ब्रांच टू हेड ऑफिस टू ब्रांच के ट्रांजैक्शन को कैसा चेक करना है, एक टाइम टेबल दे दो कैसा कब क्या करना है, प्रोसीजर क्वेश्चन या चेकलिस्ट उसको भी भेजो कि ये चीजें काम चेक करना है। जनरली छोटे भाई के जैसा उसको गाइड करो, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट एक चीज था कि विजिट कर सकता क्या, भले ही उसका ऑडिटर अलग है, यस, वहां पे जाके चेकिंग कर सकता क्या, यस, एंड उसके काम के ऊपर रिलाय रहना है क्या, यस, रिलाय रहना है, अनलेस कोई डाउट आए तो। ओके, हो गया ये याद? हो गया तो बोलो। आईएएस का आईएएस का इंटरनल ऑडिट सिस्टम, एनआरसी का एन, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, आर, आरबीआई का परमिशन, हाँ 45 एनबीएफसी वाला, सी कैश लॉसेस 192, यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस करना, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, ऑडिटर अगर रिजाइन करा तो क्या क्या रीजन है वो देखना चाहिए। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रेशियोज, अगर लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो एडिक्वेट लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहे, एडिक्वेट लाइबिलिटी लिक्विडिटी नहीं है तो फिर रिपोर्ट करना है। ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड अमाउंट टू द डिफरेंट अकाउंट अंडर सेक्शन 135, तो सीएसआर का जो 2% का अमाउंट है अगर तुम स्पेंड नहीं करे तो 3 साल के लिए अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एडवर्स, क्वालिफिकेशन ऑब्लिक एडवर्स रिपोर्ट है कारो में, उसके ऑडिटर में जो CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समरी के फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे। ओके, चलेगा, विल स्टॉप इट।